हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 5th ऑफ अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये वाला जो न्यूज़ है ना, फर्स्ट जो न्यूज़ दिख रही है आपको, वो न्यूज़ नहीं पढ़ना है। रीज़न बीइंग क्योंकि ये हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी लखीमपुर खीरी में हुआ। रीजन भी दिस इज सम रीजनल न्यूज, स्टेट न्यूज और वायलेंस से रिलेटेड है, तो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होगी। बट हाँ, जो सेकंड न्यूज है सुप्रीम कोर्ट वाली न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट हैपन कि सुप्रीम कोर्ट ने फार्मर्स को बेसिकली लैश आउट किया। उनको सिंपल सी बात बोली कि आप प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हो। उन्होंने सिंपल सी बात बोली, आप प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हो। उन्होंने बोला कि देखा जाए, उन्होंने एग्जाम्पल इसी इंसिडेंट का दिया, लखीमपुर केवल इंसिडेंट का दिया। उन्होंने बोला कि आप प्रोटेस्ट की वजह से ये सारे इंसिडेंट हुए, अगर शायद फार्मर्स प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते तो ये इंसिडेंट होता ही नहीं। इसके चलते 8 लोग की डेथ भी हुई। और इन वायलेंट क्लैशेस का कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, या तो अकाउंटेबिलिटी कोई ले रहा हो। और जिस फार्मर्स को उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि जिस चीज के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो चीज ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के हाई लेवल कमेटी के पास पहुंची हुई है, उनके पास पड़ी हुई है, पेंडिंग पड़ी हुई है कि फार्मर्स के लिए है, फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर रहा है, तो आप प्रोटेस्ट मत करिए। तो उन्होंने फार्मर्स ग्रुप को बेसिकली लैश आउट किया, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मूविंग फर्दर, सो गवर्नमेंट मूड चेंज टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। सो गवर्नमेंट जो है, उन्होंने बोला है कि हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में चेंजेस लाना चाहते हैं। अब ये गवर्नमेंट जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, वो प्रपोज अमेंडमेंट है क्या, मतलब उस एक्ट में जो प्रपोज अमेंडमेंट है, प्रपोज अमेंडमेंट है क्या। तो बेसिकली ये बोलता है जो अमेंडमेंट है कि बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इन कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर डिफॉरेस्टेशन किया जाए तो हमें अब सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे आर्मी, अब आर्मी को मान के चलो, आर्मी को रोड बनानी है। अब आर्मी जो भी काम कर रही है, नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से काम कर रही है। अब आर्मी को रोड बनाना है तो फॉरेस्ट को कट डाउन करना पड़ेगा, ट्रीज को कट डाउन करना पड़ेगा। तो पहले क्या होता, अगर किसी को ट्री को कट डाउन करना है तो फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब उन्होंने बोला है कि हाँ, कुछ ऐसी एजेंसीज जो नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, उनको फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें ये प्रपोज अमेंडमेंट है, और ये प्रपोज अमेंडमेंट आएगा, अभी आएगा या नेक्स्ट ईयर आएगा, जो भी आएगा। और हम बात करें तो जैसे रेलवे हो गया, एनएचएआई हो गया, रेलवे और एनएचएआई मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारे लोग हो गए। तो जब भी हाईवेज बनाते हैं, रेलवे लाइन चलती है, तो जब फॉरेस्ट को काटा जाता है, तो ये लोग अभी भी कंपनसेशन देते हैं एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को कि भैया हमने फॉरेस्ट को कट डाउन किया, तुम आपको कंपनसेट कर रहे हैं, मॉनिटरी कंपनसेट कर रहा है, जिससे आप और अफोरेस्टेशन कर लो, या फिर जो भी उन ट्रीज की वैल्यू थी वो ट्रीज की वैल्यू रिकवर हो जाए। मूविंग फर्दर, सो कल नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन की फील्ड में, और दो लोगों को मिला है। दोनों ने बेसिकली वर्क एक ही किया है। सो फर्स्ट वन इज डेविड जूलियस एंड द सेकंड वन इज आर्डेम पेटापोर्टियन। तो ये दो लोग हैं, इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन की फील्ड में। अब क्या मिला, किस डिस्कवरी के लिए मिला, तो बेसिकली डिस्कवर किया है कि ह्यूमन बॉडी की स्किन पर एक रिसेप्टर होता है, जिसके चलते हम लोग हीट और प्रेशर को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। रिसेप्टर का मतलब, जैसे रिसेप्टर इज समथिंग ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन जिससे अगर, जैसे कभी होता है कि हमें किसी ने अगर थप्पड़ मारा तो हमें दर्द हुआ, कोई मारा, किसी को मारा, किसी ने पिंच किया हमको तो हमें दर्द होता है, तो हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। तो रिसेप्टर इज समथिंग अ रिस्पॉन्सिव ऑर्गन, जिससे हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। उन्होंने यही बोला कि हमारी स्किन में भी रिसेप्टर होता है, मतलब रिस्पॉन्स ऑर्गन है, जो हीट और प्रेशर को डिटेक्ट करता है। उस चीज की उन्होंने डिस्कवरी करी। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट सिटी, तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है। विल मूव टू द स्टेट पेज। सो व्हाट हैपन, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो है एम के स्टेलिन ने बेसिकली अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को थोड़ा स्ट्रेंथन किया। क्राइम्स को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने कल क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को लॉन्च किया। अब ये है क्या, बेसिकली इसमें अराउंड 5 लाख से भी ज्यादा क्रिमिनल्स का फोटो का डेटाबेस होगा, कि अगर आगे चलकर इन फ्यूचर को इंसिडेंट होता है तो हम मैचअप कर पाए उस फोटो से कि भैया किस पर्सन इंसिडेंट किया। ठीक है, तो वही। मूविंग फर्दर,
सो ऑन द नेक्स्ट 8 पेज ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है. विल डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल पेज. तो एडिटोरियल पेज में जो है ना, एन अल्फाबेट सूप न्यू दिल्ली नीड्स टू शिफ्ट थ्रू. अब ये है क्या एडिटोरियल? ये बेसिकली बता रहा है कि इंडिया जो है, न्यू दिल्ली की जो बात करी, बेसिकली उन्होंने इंडिया की पर्सपेक्टिव से बात की कि इंडिया जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ, इंडिया ने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए, लेकिन उन ग्रुप्स का कोई फायदा नहीं हुआ. तो यही कहना है कि इंडिया को उन ग्रुप्स में जाना चाहिए. ऑथर का ये सिंपल से कहना है, उन ग्रुप्स में जाना चाहिए, उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहिए जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो. इंडिया उन ग्रुप्स के साथ जुड़ जाता है जो इंडिया के लिए कभी बेनिफिशियल नहीं रहे. उसी को पूरी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया. तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि देखो, जैसे अभी ये बना, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में जो ट्राइलेटरल पार्टनरशिप हुई है, जिससे क्वाड का जो रेलेवेंस है वो कम हो गया है ना. जब क्वाड में बना था, जब क्वाड स्टार्टिंग बना था, 4 नेशन जो ग्रुप बना था कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री ट्रेड करेंगे, फ्री ट्रेड और उसको फ्री ट्रेड लेके आएंगे, है ना. तो उसका बहुत उसमें बहुत बड़ा रेलेवेंस था. बट बाय दिस ट्राइलेटरल पार्टनरशिप जो क्वाड का रेलेवेंस है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया. तो उन्होंने वही बताया कि क्वाड को हम कंपेयर कर सकते हैं शार्क के साथ. सबसे पहले शार्क का एग्जांपल दिया कि देखो, शार्क जब बना था ना, तो शार्क बना था जब इंदिरा गांधी थी, और इसको शार्क को प्रपोज किया था बेसिकली बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने. उन्होंने प्रपोज किया था, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने प्रपोज किया था, जियार रहमान ने प्रपोज किया था कि भैया ऐसा कुछ रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए इंडिया को और बांग्लादेश को और कुछ नेबरिंग नेशंस को ही ग्रुप बनाना पड़ेगा. साउथ एशिया में कुछ नेशंस को ग्रुप बनाना पड़ेगा जिससे रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए. शार्क बना. बल्कि इंदिरा गांधी ने मना किया था कि शार्क नहीं बनना चाहिए, लेकिन शार्क बनाएगा. लेकिन इंडिया डिलेमा में थी. इंडिया डिलेमा में ये थी कि अगर इंडिया ज्वाइन नहीं करती है तो इसका मतलब ये है कि इंडिया रीजनल कॉर्पोरेशन को सपोर्ट नहीं करता. लेकिन अगर इंडिया ज्वाइन कर लेता है तो फिर जो नेशंस है, नेबरिंग नेशंस है, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, तो ये इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल सकते थे कुछ काम करवाने के लिए. क्योंकि अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो दे आर दी बेसिकली इस्लामिक नेशंस, है ना. तो और इंडिया की बात करें तो इंडिया सेकुलर नेशन, और वहीं श्रीलंका भी एथनिक के बेसिस पर बहुत ज्यादा डिवीजन है, और इंडियन तमिलियंस की वजह से बहुत ज्यादा डिवीजन है. इंडियन तमिलियंस की बहुत ज्यादा रीच किए वहां के जो श्रीलंकन नेटिव्स हैं, सिनलाज ने. तो इसी के चलते इंडिया इंडिया डिलेमा में था कि ज्वाइन नहीं करना है कि करना है. लेकिन विद बहुत सारी कंडीशंस इंडिया ने डाली, उसके बाद इंडिया ने ज्वाइन किया. बहुत सारी कंडीशन में ये था कि जरूरी नहीं है कि शार्क की मीटिंग तब होगी जब सब लोग अटेंड करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना. अगर कोई एक्सक्लूड हो गया तब भी मीटिंग होगी. और कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं होगा कि बायलेटरल इश्यूज जो होंगे, बायलेटरल इश्यूज को डील किया जाएगा शार्क नेशन में. नहीं, बायलेटरल इश्यूज को एक्सक्लूड रखा गया कि भाई जैसे इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट चल रहा है तो शार्क में उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कराया जाएगा. शार्क भाई रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए बनाया गया है ना. इंडिया पाकिस्तान इसमें क्या इन्वॉल्व. तो बायलेटरल इश्यूज जो है वो अलग रिजॉल्व होंगे, शार्क के थ्रू रिजॉल्व नहीं होंगे. ये चीज बोली गई थी. लेकिन शार्क की मीटिंग हमने बहुत समय से अटेंड नहीं करी. शार्क पूरी तरीके से बिल्कुल एक डमी ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गया. रीजन बीइंग, उसका रीजन ये था क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी बनती थी नहीं. फिर 2014 में शार्क की जो मीटिंग थी, जो होस्ट करने वाला था, होस्ट नेशन था, वो पाकिस्तान था, इस्लामाबाद में होना था. इंडिया ने बैकआउट कर दिया. जब इंडिया ने बैकआउट किया तो शार्क जो है एक तरीके से जो उसका पर्पस था, जो उसका एम था ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, वो फुलफिल नहीं हो पाया, और शार्क एक तरीके से डमी ऑर्गेनाइजेशन बन के रहेगा. अब फिर आगे भी डिस्कस किया और ऑर्गेनाइजेशन की बात भी की गई. अब और ऑर्गेनाइजेशन की बात उन्होंने जो करी है, उन्होंने बताया जैसे कि उन्होंने बिम्स्टेक के बारे में बताया कि शार्क के अलावा इंडिया बिम्स्टेक में भी ज्वाइन हुआ है ना. और बिम्स्टेक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है. रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है पर जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, और वो नेशंस उसमें आते हैं जिसका बे ऑफ बंगाल से कुछ ना कुछ रिलेशन है, ट्रेड होता है या कुछ ना कुछ रिलेशन है. देयर आर 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं. इसमें बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है. हाँ, ये ग्रुप बहुत समय तक डोरमेंट रहा. डोरमेंट इस वजह से रहा बिकॉज ऑफ द शार्क. लेकिन जब शार्क डोरमेंट हो गया तो शार्क का ऑल्टरनेटिव हम लोग बिम्स्टेक को मारने लगे. लेकिन वही बात 1-2 साल तक इस पे चला, लेकिन ये मोमेंटम उतना गेन नहीं कर पाया जितनी एक्सपेक्टेशन थी बिम्स्टेक से. देन फिर आया इंडियन ओशियन रिम ऑर्गेनाइजेशन. यहां इंडियन ओशियन रिम ऑर्गेनाइजेशन जरूर ये बना था 1955 में. फिर 1977 में इसको पूरे तरीके से परफेक्ट तरीके से बना दिया और एसोसिएशन बना दिया.
और इसका इसका जो काम था वो यही था कि इंडियन पैसिफिक इंडियन ओशन में रीजनल कॉर्पोरेशन बनी रहे, स्पेशली जो आइलैंड्स नेशंस हैं, मॉरिशस हो गया, आपका मालदीव्स हो गया, सिसलिस हो गया, ये सारे नेशंस में। ओके। हाँ, दो ग्रुप और अल्टरनेटिव ग्रुप बने, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बना, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप बने। लेकिन इसमें इंडिया का इतना ज्यादा स्टेक है ही नहीं। इंडिया फालतू में इन सब चीजों में जोड़ा गया। इंडिया को जोड़ा ही नहीं गया, सॉरी। हाँ, ये दो नेशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशन थे, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप। इसको इंडिया में इन्वॉल्व होना था, इंडिया को इसमें इन्वॉल्व होना था, बट इंडिया इसमें इन्वॉल्व हुआ नहीं। ठीक है, इंडिया को एक्सक्लूड कर रखा। इंडिया उन ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ा जिसमें इंडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, जैसे वेस्टर्नर और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, मतलब इसमें इंडिया को इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, इंडिया का कम इसमें बेनिफिट होता। लेकिन तब भी इंडिया को इस चीज में जोड़ा गया जिसमें ज्यादा बेनिफिट था, जिन ऑर्गेनाइजेशन में, उन ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ा नहीं गया। फिर वही बताया गया था क्वाड इन द एयू के एस। तो वही बताया गया कि भैया देखा जाए तो यूएस जो है वो अपनी सॉफ्ट पावर का यूज करना चाहता है, मतलब अपनी आईज का यूज करके चाइना को फोर्टिफाई करना चाहता है। तो उसने पहले क्वाड बनाया, है ना। उसको लगा कि यूएस को लगा कि क्वाड सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, तो उसने एयू के एस ट्राइलेटरल पार्टनरशिप कर ली। तो यही बोला है कि इंडिया को अपनी जो आइडियोलॉजी है और इंडिया को जो अपना मूव है, न्यू दिल्ली को अपना जो मूव है वो थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ना चाहिए जिसमें इंडिया को आगे चल के बेनिफिट हो, ना कि किसी गवर्नमेंट, ना ही किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें इंडिया को स्टेक है ही नहीं। उस चीज के बारे में बताया गया। मूविंग फर्दर towards the next editorial, so it's about tap roots to help restore India fading green power। अच्छा, इसमें जो बात की गई ना, ये एडिटोरियल जो बात की गई ना, ये एडिटोरियल जो है ये बताता है बेसिकली कि क्या, सो ये एडिटोरियल बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि हम इंडिया में जो डिफॉरेस्टेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उस डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम को हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसके वेज बताए गए। तो सबसे पहले उन्होंने डेटा दिया, जो ऑथर है सबसे पहले उन्होंने डेटा दिया। उन्होंने बोला कि देखो, अराउंड अर्थ का 30% ऑफ द लैंड सरफेस जो है वो किससे कवर है, फॉरेस्ट से, है ना। और अभी एक रिपोर्ट निकल के आई थी, स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020, और उसने बोला है कि सिंस 1990 से अराउंड 420 मिलियन हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो चुका है, और इंडिया में अराउंड 4.69 मिलियन हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट जो है वो खत्म हुआ है 1959 से 1995 तक। फिर 1995 के बाद इंडिया के बाद रिपोर्ट निकली नहीं। ओके, फिर एक और रिपोर्ट, एक और बेसिकली रिपोर्ट निकली थी। बताया गया था कि बाय द ईयर ऑफ 2020 2030 यूएन डेकेड ने बताया कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन फॉर इंप्रूविंग एनवायरमेंट कंडीशन एंड एनहांसिंग ह्यूमन कम्युनिटीज, कि अगर हम लोग इस डिफोरेस्टेशन को नहीं रोक पाए तो प्रॉब्लम क्या हो जाएंगी कि भैया एनवायरमेंट खराब हो जाएगा और ह्यूमन कम्युनिटीज जो है वो बहुत हद तक बर्बाद हो सकती हैं। रिस्टोर करने की जरूरत है, फॉरेस्ट को रिस्टोर करने की जरूरत है। ये चीज उन्होंने डिस्कस करी। फिर उन्होंने बताया कि देखो, इस चीज के, लेकिन इस चीज को अगर हमें रिकवर करना है, डिफॉरेस्टेशन को अगर हमें कम करना है, फॉरेस्ट कवर फिर से बढ़ाना है, तो तरीका एक ही है, रेस्टोरेशन। और रेस्टोरेशन का मतलब कि भैया डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप है उसको वापस से ओरिजिनल स्टेट में लाया जाए। तो भैया उस चीज को लाने के लिए, मतलब बिल्डिंग करने के लिए और उन एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए, उन इकोलॉजिकल फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और वही बताया गया कि अराउंड वर्ल्ड का 8% ऑफ फ्लोरा एंड फौना इंडिया के 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में पाया जाता है। तो हमें उसको सेफगार्ड करने की जरूरत है। तो हम अगर 8% ऑफ द फ्लोरा एंड फौना को भी सेफगार्ड करते हैं ना, तो बहुत हद तक इंडिया काम करेगा। और इंडिया ने बॉर्न चैलेंज भी बेसिकली एक्सेप्ट किया था, ज्वाइन किया था। अब चैलेंज ये था कि ये हर कंट्री को चैलेंज एक्सेप्ट करना था कि भैया आप डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम को कैसे, डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम से आप कैसे रिकवर करोगे। तो इंडिया का चैलेंज था कि भैया हम लोग 26 मिलियन हेक्टर जो लैंड है फिर से रिस्टोर कर देंगे, मतलब फिर से जहां डिफॉरेस्टेशन हुआ है उन 26 मिलियन हेक्टर ऑफ लैंड में हम अफॉरेस्टेशन लगाएंगे, मतलब फॉरेस्ट लगाएंगे। और इंडिया फर्स्ट एवर कंट्री बना कि उन्होंने बाय द ईयर ऑफ 2011 9.8 मिलियन हेक्टर फॉरेस्ट लगा लिए थे, रिस्टोर कर लिए थे। हाँ, कुछ कुछ चैलेंजेस हैं। अब वो चैलेंजेस ये हैं, चैलेंजेस उन्होंने एक्सप्लेन भी किए। चैलेंजेस बताए गए कि जो प्लांटिंग है, प्लांटिंग विदाउट कंसिडरिंग द लोकल इकोलॉजी डैमेज पहुंचा सकती है। तो भैया लोकल इकोलॉजी को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरा, प्लांटिंग अ फॉरेस्ट इन अ रॉन्ग प्लेस सच एज सवाना ग्रासलैंड वुड बी डिजास्टर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी और बायोडाइवर्सिटी में, आप फॉरेस्टेशन कर रहे हो, नहीं तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। वो चीज उन्होंने एक्सप्लेन करी।
कि और तीसरा चीज चैलेंज जो बताया वो ये बताया कि रिस्टोरेशन जो है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है। तो जब भी हम रिस्टोरेशन करते हैं वो साइंटिफिक प्रोसेस है, तो हमें पढ़ लिख के करना चाहिए, है ना। हमें हमारे पास पूरी रिपोर्ट हो कि हमें किस एरिया में फॉरेस्ट लगाना है, किस एरिया में फॉरेस्ट अगर हम लगाएंगे तो लॉन्ग टर्म तक फॉरेस्ट रहेगा और फॉरेस्ट बन भी सकता है। लेकिन हम लोग रिस्टोरेशन को हम साइंटिफिक प्रोसेस मानते नहीं, हम लोग समझते हैं कि बस हमने पौधा लिया और जमीन में गाड़ दिया तो अफॉरेस्टेशन हो रहा है। नहीं, इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस। तो हमें पूरा पढ़ लिख के उसको अफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, मतलब रिस्टोरेशन करना पड़ेगा, उस चीज को बताया गया। देन उन्होंने फिर इंडिया की सिचुएशन बनाई। तो अब हाँ, यहां से आपको खुद से पढ़ना है कि इंडिया की सिचुएशन क्या है। इट्स अ वेरी सिंपल वन, थोड़ा सा इजीली है, इजी है, समझ में आएगा। थोड़ा डेटा बताया गया कि इंडिया में क्या फॉरेस्ट का कवर है, कैसे कैसे चीजों को इंडिया को एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब कैसे की चीजें इंडिया से एलिमिनेट हो सकती है। हाँ, एक चीज और, फंडामेंटल टू दी स्ट्रेटेजी, इस चीज को एक्सप्लेन किया गया कि लोकल कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन होगा, तब जाके हम रिस्टोरेशन को सक्सेसफुल बना पाएंगे। लोकल कम्युनिटीज के पार्टिसिपेशन के साथ साथ हम लोगों को बेसिकली फाइनेंस करना पड़ेगा। तो फाइनेंस का एक ही तरीका है, वो है बाय कॉर्पोरेट। बाय कॉर्पोरेट फाइनेंस करते हैं, बट सिर्फ अभी तक देखा जाए तो 2% ही फाइनेंस किया है कॉर्पोरेट्स ने। अगर जितनी भी अभी 100% रजिस्ट्रेशन हुआ है, और 100% रजिस्ट्रेशन में अगर 100 रुपए लगे हैं, सिर्फ 2 रुपए कॉर्पोरेट ने दिया है, तो हमें उनका परसेंटेज बनाना पड़ेगा। तो ये सारे बेसिकली ऑथर ने चैलेंजेस बताए, और चैलेंजेस का बताया कि सबसे बड़ा जो मेजर इशू है ये है कि हम लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना चाहिए रेस्टोरेशन में, क्योंकि लोकल कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। क्योंकि वो लोग ही देखो, उनका भी बहुत बड़ा रोल है डिफोरेस्टेशन करने में। तो अगर उनको अगर आप खुद गैस चूल्हा दे दोगे तो वो पेड़ क्यों काटेंगे, ट्रीज कट डाउन होंगे। तो ये लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए। दूसरा, हमें फाइनेंस चाहिए रेस्टोरेशन के लिए, और फाइनेंस हमें कौन देगा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस। अभी सिर्फ 2 देते हैं। मूविंग फर्दर, थर्ड वाला जो है साइंस ओवर स्मोक टावर्स। तो स्मोक टावर्स के बारे में समझना जरूरी है कि स्मोक टावर्स है क्या, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि साइंस ओवर स्मोक टावर्स क्या बोलता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट इज स्मोक टावर, बस वो पढ़ना है। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज, तो वही चीज बताई गई कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला श्रीलंका में गए। श्रीलंका में उन्होंने कुछ कुछ बातें करी। उन्होंने बोला कि देखो, उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट को बोला कि विदाउट एनी डिले प्रोविजनल इलेक्शंस करा लेना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका में 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, और 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलता था कि हर 5 साल में प्रोविजनल इलेक्शंस होंगे, प्रोविजनल काउंसिल के इलेक्शंस होंगे, जिससे इंडियन तमिल, अच्छा तमिलियंस जो हैं, जो वहां के श्रीलंकन तमिलियंस हैं, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट कर नहीं रही, तो उन्होंने वही चीज बोली है, हर्षवर्धन श्रृंगला ने यही चीज बोला है कि भैया जो डिस्क्रिमिनेशन आप करते हो ना एथनिक बेसिस पर श्रृंगलाज और तमिलियंस के बीच में, वो चीज नहीं करनी चाहिए। और आपने जो 13 अमेंडमेंट में बात बोली थी कि हम प्रोविजनल इलेक्शन कराएंगे, तो आप इलेक्शन जल्दी से जल्दी कराइए विदाउट एनी डिले। उसके बाद श्रीलंका, दूसरी जो न्यूज है उसके बगल में ही न्यूज है, एंड इट्स अबाउट, उन्होंने बोला है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स श्रृंगला, हर्षवर्धन श्रृंगला ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को पुश किया है कि आप प्रोजेक्ट्स को बढ़ाओ, और जिससे हमारी श्रीलंका के साथ कनेक्टिविटी हो। और देखा जाए तो रीजन, रिलीजन और कल्चर के बेस पर कनेक्टिविटी हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो श्रीलंका में बहुत सारे लोग हैं जो बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं, और ओरिजिन जो है बुद्धिज्म रिलीजन का वो इंडिया है। तो सारनाथ, कुशीनगर, इन सारी जगह से जोड़ा जाएगा, है ना, ट्रेन जोड़ी जाएंगी, जिससे टूरिज्म बूस्ट होगा। तो कोविड के समय वैसे ही, पैंडेमिक के समय बहुत वैसे ही टूरिज्म जो है बहुत खराब हो चुका था, तो उस चीज को फिर से हम लोग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, एनहेंस करना चाहते हैं। मूविंग फर्दर, सो गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि पैंडोरा पेपर्स को लेकर गवर्नमेंट जो है वो प्रूव करेगी, मतलब इन्वेस्टिगेट करेगी, ये गवर्नमेंट ने बोल दिया है। और गवर्नमेंट ने, अच्छा पैंडोरा पेपर, इस चीज को अपन कल डिस्कस जरूर करेंगे कि व्हाट पैंडोरा पेपर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, और इसमें कुछ कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज के भी नाम है, सचिन तेंदुलकर का भी नाम आया। अभी पैंडोरा पेपर्स उन लोगों की लिस्ट बनाई गई, उन लोगों को बताया गया कि ये लोग, इन लोगों ने ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उन नेशंस में, उन एरियाज में जहां पर टैक्स कम लगता है, जो टैक्स हेवन नेशन है या टैक्स हेवन रीजन है। जैसे कि मान के चलो, अगर सचिन तेंदुलकर के पास
एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा हुआ नहीं। सचिन तेंदुलकर के पास अगर 1 करोड़ रुपीज है, तो अगर 1 करोड़ रुपीज वो इंडिया में इन्वेस्ट करते तो उनके ऊपर 10% टैक्स लगता। लेकिन अगर ये 1 करोड़ रुपीज ये इन्वेस्ट करते नॉर्वे में, तो इनके ऊपर टैक्स लगता 1%। तो यही सचिन तेंदुलकर ने किया, टैक्स बचाने के लिए, टैक्स एग्जाम करने के लिए इनकम इन्होंने नॉर्वे में दिखा दी। तो ये गलत है, इट्स अ क्राइम। इस चीज को लेकर गवर्नमेंट ने लॉ भी बनाया था, ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। ठीक है, ये चीज बताएगी, ये इसी के लिए आया है। मूविंग फर्दर, सो यूनियन ने, जो फार्म यूनियंस है, फार्म यूनियंस ने बोला है कि लखीमपुर खीरी में जो इंसिडेंट हुआ उस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद से एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाए, एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाए, और वो कमेटी ही इन्वेस्टिगेट करे इस केस में। मूविंग फर्दर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल क्लैरिफिकेशन दे दी है कि कोई भी स्टेट, मतलब कोई भी राज्य डिनाई नहीं करेगा कोविड 19 में जिनकी डेथ हुई है उनके फैमिली मेंबर्स को कंपनसेशन देने से। कोई स्टेट मना नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया, और हम सुप्रीम कोर्ट फिर से बोल रहे हैं कि एक्स ग्राडिया कंपनसेशन तो दिया जाएगा कोविड 19 में जिन लोगों की डेथ हुई है उनके फैमिली मेंबर्स को 50,000 रुपीज। कोई स्टेट डिनाई नहीं कर सकता, चाहे वो बीजेपी रूलिंग स्टेट हो, चाहे वो बीजेपी की रूलिंग स्टेट ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये फंड है, वो फंड कहां से निकलेगा? स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, यहां से ये पैसा दिया जाएगा। मूविंग फर्दर, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट आई। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिपोर्ट ने बताया कि अराउंड 70% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन ने फर्स्ट डोज ले लिया है इंडिया में। मतलब अगर देयर आर अराउंड 100 एडल्ट पीपल लिविंग इन इंडिया, तो 70 लोगों ने फर्स्ट डोज ले चुका है अपना। मूविंग फर्दर, सुप्रीम कोर्ट एडजॉर्न्स हियरिंग ऑन ऑफ वेस्ट बंगाल सूट। तो वही बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग जो है वो एडजॉर्न कर दी है वेस्ट बंगाल की सूट को लेकर। ठीक है, क्योंकि सेंटर की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया। अब पिटीशन जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ही फाइल करी थी। उन्होंने बोला था कि भैया सीबीआई हमारे स्टेट में कभी घुस आती है, इन्वेस्टिगेट करने लगती है, एफआईआर लिख लेती है, और ऐसा प्रोविजन, ऐसा लॉ है कि सीबीआई किसी स्टेट में तभी घुस पाएगी जब उस स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन होगी। लेकिन विदाउट एनी परमिशन सीबीआई घुस आती है, एफआईआर रजिस्टर कर लेती है, इन्वेस्टिगेट भी कर लेती है। ये गलत है, फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। लेकिन भैया उसी केस को सुन रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन आया नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट को एडजॉर्न करना पड़ा। मूविंग फर्दर, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने फिर से एक और न्यूज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, तो मनसुख मांडविया ने बेसिकली वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। मतलब ये ड्रोन सिस्टम होगा जिससे वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा किन रीजन्स में? टफ और हार्ड टू रीच टेराइन रीजन्स पर, वहां डिलीवरी की जाएगी, रिमोट एरियाज में वहां पहुंचाया जाएगा। मूविंग फर्दर, बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है। सो फ्रॉम द वर्ल्ड न्यूज, सो कैथरीन ताय, सो कैथरीन ताय जो है वो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, और उन्होंने बोला है कि चाइना और यूएस फिर से ट्रेड टॉक स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऐसा हो चुका है, ओके, ऐसी बात हो गई है, फेज 1 का जो ट्रेड डील है वो स्टार्ट होगी। मूविंग फर्दर, तो भैया जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, कौन? फूमियो किशिदा। तो फूमियो किशिदा हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ओके, सो स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे with some exciting news, some exciting current affairs. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।